हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलएन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ग्रुप डी के जो है 19/9/2018 के तीनों शिफ्ट के जो भी प्रश्न हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उसको जो है आज कवर करेंगे। और इससे पहले जो है 17/9/2018 और 18/9/2018 के तीनों शिफ्ट के जो है क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं। आप लोग उससे ज़रूर जाकर देखें और ये भी देखें 19/9/2018 के जो भी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं ले पाया था। तो पूछ रहा है कि कौन सा वह तत्व है जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है एक निश्चित स्थान नहीं ले पाया था। तो ये हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं। कह रहे कि कौन सी धातु जो है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो धातु में जो है यानी रूम टेम्परेचर पर कौन सा द्रव अवस्था में होता है, तो वो पारा होता है। लेकिन यही पूछ दे कि अधातु में कौन सा होता है, अधातु में, तो वो जो है ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। धातु में पूछे तो पारा होगा और अधातु में यही ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती है। तो कह रहे कि लैंगिक प्रजनन में जब दो अलग अलग कोशिकाएं जो है संयोजित होती है तो ये युग्मनज का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। आगे देखते हैं। कह रहे कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस जो है निकलती है। देखिए, देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सोडियम धातु है, किसी भी धातु को ले सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन जो है पानी के साथ कराते हैं H2O के साथ, तो ये क्या बनता है? तो जो जल है उसको जो है ये तो OH माइनस और प्लस H में टूट जाएगा। तो Na जब अभिक्रिया करेगा तो NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन जो है बाहरी वातावरण से रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन गैस बना लेता है और ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब एक धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और वो 2 सेकंड में जो है 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें जो है टाइम दे दिया है कि टाइम कितना है, 2 सेकंड है और वस्तु चलना शुरू से प्रारंभ करती है स्थिर अवस्था से, तो उसका u का मान जो है 0 होगा और v जो है अंतिम को हराए वेग यानी 5 मीटर पर सेकंड दे दिया है। तो इसमें जो है v बराबर u प्लस at जो है फार्मूला होता है। तो आगे देख लेते हैं। v का मान तो दिया है 5 रख देते हैं। u जो है 0 है और प्लस a जो है ये कितना है, तो a तो हमें निकालना है, यानी ये त्वरण है। इसमें v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है त्वरण है और t जो है समय, लिया गया समय है। तो ये हमें निकालना है, लेकिन दिया है समय कितना, तो 2 सेकंड दिया है, गुणे 2 कर देंगे। जब इधर करेंगे तो ये जो है a बराबर 5/2 आ जाएगा। तो ये त्वरण हमारा जो है 5/2 का मतलब कि 2.5 हो जाएगा। 2.5 जो है मीटर पर सेकंड, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कर कि एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। तो ये 2010 में जो है एप्पल ने आईपैड को जो है मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। आगे देख लेते हैं इसको। कार्य की शक्ति को जो है किस रूप में व्याख्याकित किया जा सकता है, यानी शक्ति
का जो है परिभाषा क्या हो सकता है। तो देख लीजिए, तो कार्य करने की दर जो होती है वही शक्ति होती है, या ऊर्जा स्थानांतरण करने का जो दर होगा वही क्या होगा, शक्ति होगा। तो इसमें पावर बराबर यानी शक्ति बराबर जो है आपको हो जाएगा वर्क बटा में समय, यानी कार्य करने में जो दर समय लग रहा है उसी को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो ये फार्मूला जो है ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि प्रोटीन संश्लेषण में जो है क्षार के रूप में किसका निर्माण होता है। तो क्षार के रूप में जो है mRNA का निर्माण होता है, mRNA का जो है निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कर कि एक 10 kg की वस्तु जो है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो है गतिज ऊर्जा बराबर जो है 1/2 mv² होता है। तो इसको निकाल लेंगे। ये इसमें क्या दिया है, तो m बराबर जो है 10 दिया है और v बराबर जो है वो 5 दिया है। तो इस फार्मूला पर यदि रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा गुने 10 गुने 5 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये 5 मर्त में कट जाएगा और 5 को जो है 5 का क्यूब करेंगे तो 125 जो है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 125 जो है ये हमारा निकल कर आ जाएगा, जो कि 125 जूल हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कह रहे कि कॉपर के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक मोल अणु में जो है पूछना चाहिए, तो ये 6.022 गुणे 10⁻23 जो है परमाणु होंगे। आगे चलते हैं। कर की यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है कैनेटिक एनर्जी और प्लस जो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है, यानी ऑक्टेट का जो न्यूलैंड सिद्धांत था वो कहाँ तक लागू होता है। तो ये कैल्शियम तक लागू होता है, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। आगे देखते हैं। कह रहे कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। यानी जैसे हम लोग अपने भाषा में जो है जंग लगना कहते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है जंग लगने पर कि उस वस्तु का जो है संक्षारण हो जाता है, तो वो नमी और एसिड की वजह से जो है क्या होगा, वस्तु का जो है संक्षारण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। करके एक वस्तु को जो है अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि कहाँ पर होगी। तो ये देख लीजिए। करके फोकस और वक्रता केंद्र पर यदि रखा जाता है, तो मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है और इसमें जो है ये फोकस है और ये केंद्र है, इसके बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है ये हर वक्त अवतल दर्पण में ये वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र से जो है बाहर बनेगा और वस्तु से जो है बड़ा बनेगा, वस्तु के से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो ये समान बनता है और उल्टा बनता है, यानी समान लंबाई का बनेगा और उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र से इधर जाने पर जो है फोकस की तरफ, वो वक्रता केंद्र से बाहर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से जो है बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब।
आगे चलते हैं। कह रहे कि टंगस्टन का गलनांक जो है कितना है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस है। टंगस्टन का गलनांक कितना है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखिएगा, कह रहे कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी SASC का गठन जो है किस वर्ष किया गया, इसका गठन जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन जो है 1983 में हुआ था। कह रहे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय जो है कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और पूछते कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सबसे पहला जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। और गवर्नर जनरल के रूप में पूछते तो वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल जो है प्रथम वो कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे की ओर। कह कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो ये हिमालय पर्वतमाला जो है भारत की सबसे न्यूनतम पर्वतमाला है। और सबसे पुरानी कह दे तो ये जो हो जाएगा हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और न्यूनतम पूछे यानी नया पूछे तो वो जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था, तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो है वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। आगे की ओर देखते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन से पारित होता है, तो संसद के जो है दोनों सदनों से पारित होता है। लेकिन इसमें जो है संसद के जो है संयुक्त सदन कभी भी नहीं बुलाया जा सकता है। ये ऊपरी और निचले दोनों सदनों से जो है पारित होगा। यानी ऊपरी कहने का मतलब है कि राज्यसभा और निचले सदन कहने का मतलब है कि लोकसभा, दोनों के द्वारा जब पारित हो जाएगा तभी जो है संविधान संशोधन हो सकता है। आगे देखते हैं कि भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत जो है किसका सबसे ज़्यादा उपभोग करता है और इसको जो है आयात करता है, और इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो ये जो है दाल, यानी दाल जो है भारत में ज़्यादा इसको जो है खाया जाता है और इसका आयात भी ज़्यादा करता है और इसका उत्पादन भी ज़्यादा ही होगा। आगे देख लेते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का पहला संसदीय सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 9 जनवरी 2018 को जो है पहला संसदीय सम्मेलन हुआ था। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध जो है किस देश से था, तो आंग सान सू की का संबंध जो है वो म्यांमार में से था। आंग सान सू की का संबंध जो है किस देश से था, तो म्यांमार से था। ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो है नेता थी एक। आगे की ओर देखते हैं। अब जो है RRB ग्रुप D में 19/9/2018 के ही यानी शिफ्ट 2 के प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है शिफ्ट 3 के प्रश्न देखेंगे। कर कि भारत सरकार ने रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है, रेंट ए रूफ की योजना जो है क्यों बना रही है, तो ये देख लीजिए। सौर ऊर्जा उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है रेंट ए रूफ की योजना बना रही है। कह कि सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर जो है सीसा और टीन का जो है मिश्र धातु है। आगे देखते हैं इसमें। कह कि कणों की गतिज ऊर्जा जो है किसमें अधिक होती है,
तो कणों की गतिज ऊर्जा जो है ये ऑप्शन से दिया होगा तो प्लाज्मा दिया है, नहीं तो कणों की गतिज ऊर्जा जैसे कि एयर में जो है सबसे अधिक होगा, और ठोस जो भी वस्तु जितना जो है जटिल होते जाएगा उसमें जो है उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन के अनुसार जो है प्लाज्मा दिया है। कण के तापमान को केल्विन पैमाने पर, देख लेते हैं इसको, कण के तापमान को जो है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, तो तापमान को केल्विन पैमाने से जो है सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए जो है दिए गए तापमान में जो है 273 को घटाना होता है। 273 को क्या करना होता है, 273 को जो है घटा देना होता है। कि इसका प्रयोग जो है कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये इथेनॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। कार में पेट्रोल के साथ जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है, तो भारत सरकार का जो है मुख्य बैंकर जो है आरबीआई होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और ये 1934 के जो है 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। 1934 के जो है एक्ट के तहत हुआ था। आगे देख लेते हैं इसी में कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण ये 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा जो है किया गया था। आगे की ओर देख लेते हैं। कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है, तो ये दूरसंचार क्षेत्र में रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में जो है इसका प्रवाह ज़्यादा रहा है पिछले 10 वर्षों में। इसमें एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए। एफडीआई का फुल फॉर्म जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आगे की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त होगी, तो ये जब गति कर रही है कोई वस्तु तो उसमें जो है प्रयुक्त ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु जो है गति कर रही है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होती है। आगे की ओर देखते हैं इसको कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था, तो ये 1935 के एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजी को भारत में अनुदेशों का माध्यम बनाया गया। इसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी को जो है अनुदेश का माध्यम बनाया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। आगे चलते हैं। ये तो देख ही लिए। कह रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को एक समान होता है, यानी तत्वों का जो है समान समूह में जैसे समान वर्ग में रहते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसके संयोगी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरीतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। जो भी बाहरीतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के जो है सेम होंगे, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है, यानी 5.5 से यदि कम हो जाएगा मुंह का पीएच मान तो उस समय क्या होगा, दांतों में क्षय स्टार्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि
आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर आप वापस क्यों आता है। यानी आसमान में जब किसी पत्थर को फेंका जाता है तो वो पृथ्वी की ओर जो है क्यों वापस आता है, तो इसको देख लेते हैं। यानी इसमें जो है क्या होता है कि पृथ्वी की तरफ से एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिससे जो है कोई भी वस्तु कुछ दूरी तक जो है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहाँ पर रहता है, जहाँ तक बना रहता है, वहाँ तक की वस्तुओं को नीचे खींचने का प्रयास करती है। तो वही कह रहा है कि एक बल होता है जो कि इसे भूमि की ओर खींचता है। यानी ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही कह रहा है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ाया जाता है तो ये दर्शाता है, यानी 7 से 14 की ओर जब बढ़ता है pH मान, तो ये जो है OH की आयन की सांद्रता, ये आयतन नहीं होगा, OH की आयन की सांद्रता होगा, आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यानी जितना ही 7 से 14 यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो उतना ही OH की आयन की सांद्रता में जो है वृद्धि होते रहेगी। और जितना ही 7 से नीचे की ओर आएंगे, 7 से जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। यानी H+ आयन की सांद्रता कहने का मतलब है कि ये अम्लीय ज़्यादा होगा, और OH आयन की सांद्रता कहने का मतलब है कि ये जो है क्षारीय ज़्यादा होने लगेगा। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा होता है जो कि इसके रास्ते में जो है किसी भी बिंदु पर एक बढ़ जाती है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहे कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, यानी आनुवांशिकता कहा जाता है। जैसे माता पिता का जो हमें गुण मिलता है शारीरिक और मानसिक के तौर पर, तो क्या कहलाता है, हमारे माता पिता का आनुवांशिक कहलाता है, यानी उनका गुण हमारे में आ गया है। तो ये आनुवांशिकता के जनक जो है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आनुवांशिकता के जनक जो है कौन है, तो ग्रेगर मेंडल थे। ग्रेगर मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक के रूप में थे, जिसने मटर के पौधे पर जो है आनुवांशिकता को दर्शा दिया था, नियम को। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं। यानी अमर अब्दुल्ला जो हैं कौन से भारतीय यानी राजनीतिक दल से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दल के सदस्य हैं, यानी इसके नेता हैं। आगे की ओर देख लेते हैं। कह रहा है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, यानी आगरा शहर जो है किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को जो है स्थापित किए थे। और कब किए थे, तो 1500 जो है 4 में इसकी स्थापना हुई थी। 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को जो है बसाया था। आगे की ओर देख लेते हैं। कह रहा कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि कोई भी समानांतर प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो है इन्वर्स में करके निकाला जाता है। यानी 1 में R इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 करेंगे। यानी तो सभी का जो है मान समान है, तो इसको करेंगे 1 में 6 प्लस 1 में 6 प्लस 1 में 6, यानी इसका मान जो होगा 3 में 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 आएगा 1 में 2, यानी 1 में R इक्विवेलेंट का मान 1/2 आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है g है, तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। g बराबर जो है gm यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा में R² होता है।
ये तो हो गया जी का मान पृथ्वी पर, लेकिन कह रहा है कि इसके द्रव्यमान का जो है एक ग्रह जो दूसरा ग्रह है वो द्रव्यमान का 1/3 भाग है, यानी जी डैश बराबर यदि देखते हैं तो जी इंटू एम बट्टा में क्या हो जाएगा 3 और आर बट्टा में क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर होगा। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे जी डैश बराबर तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 9 जी एम बट्टा में आर स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 मर्त में, यानी यहाँ पर देखिए तो जी डैश बराबर जो है जी एम बट्टा में आर स्क्वायर यानी 3 GM बट्टा में आर स्क्वायर, तो ये GM बट्टा में आर स्क्वायर जो है इसके मान के बराबर ही आ जा रहा है और 3 जो है आगे की तरफ है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको जी डैश बराबर 3G हो जाएगा, यानी जी के मान को जो है यहाँ पर पुट कर दिया और जी डैश बराबर जी डैश का मान कितना हो गया 3G हो जाएगा, तो यहाँ पर 3G के बराबर जो है इसका मान हो जाएगा 3G के बराबर। आगे की ओर देखते हैं इसको, तो ये तो करंट अफेयर ही है और ये भी करंट अफेयर। आगे की ओर देखते हैं, कर कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है, तो लिम्बाराम जो है तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बाराम किस खेल से है, तीरंदाजी से, ध्यान रखिएगा इसको। कर कि एक वस्तु को जो है अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि का निर्माण जो है कहाँ पर होगा, यानी किसी वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि रखा जाता है तो उसका निर्माण जो है अभी तुरंत ही बतलाए हैं अगले जो है शिफ्ट वाले प्रश्न में, कि यदि मान लेते हैं कि ये F है और ये C है, यदि इनके बीच कोई वस्तु को रखा जाता है तो वक्रता केंद्र से जो ही इधर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर की तरफ बनेगा, यानी वक्रता केंद्र से बाहर की तरफ बनेगा, यानी इधर जो है और वस्तु से जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा बड़ा, तो वक्रता केंद्र के परे यानी बाहर की तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, तो ये आगामी पौधा यानी आने वाला पौधा जो उसका होगा वो भ्रूण के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, भ्रूण के रूप में। एक पौधे के बीज में जो है आगामी पौधा किसके रूप में होता है, भ्रूण के रूप में होता है। आगे देख लेते हैं, गडमाला या ग्वाइटर, जिसे कहते हैं गडमाला कह रहा है या ग्वाइटर, किसकी कमी के कारण हो जाती है। ग्वाइटर जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो आयोडीन के कारण हो जाता है। आयोडीन की कमी की वजह से जो है ग्वाइटर रोग हो जाता है। कार्य किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहने का मतलब है कि ये तो चार्ल्स डार्विन का बुक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने जो है सुझाव दिए हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में। यानी ये भी पूछ लेते हैं कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसकी बुक है, तो ये चार्ल्स डार्विन का है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, कह कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार जो है किसने निभाया है, तो ये रणवीर सिंह ने निभाया है अलाउद्दीन खिलजी का किरदार। आगे देख लेते हैं, कर कि भारत और चीन की सीमा रेखा कहलाती है, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को जो है मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहेंगे, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पूछ दे कि भारत नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहेंगे, तो उसको जो है डुरंड लाइन कहते हैं, डुरंड लाइन कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा
कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को जो है डुरंड रेखा कहते हैं, और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि जीना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? जीना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक जो है किरण जोशी है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो धारा द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की शक्ति क्या होगी, यानी पावर क्या होगी? तो P बराबर आपको जो है इस वीडियो को देखते होंगे तो पहले भी कई बार बतलाए हैं कि शक्ति बराबर जो है वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। तो 6 वोल्ट है गुणे 0.5 है, 0 पॉइंट क्या है 5 है, 30 गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 1 पॉइंट के बाद 0 है तो ये कितना हो जाएगा 3.0 यानी 3 हो जाएगा, 3 वाट इसकी शक्ति हो जाएगी। तो आगे देख लेते हैं इसको। कौन सा तत्व यानी कौन सा ऊतक है जो पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से, यानी प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब है कि पत्तियों से जो बना हुआ भाग है, पत्तियों से जो बन गया भोजन है, उसको कौन सामग्री उसी को कह रहा है परिवहन करता है, तो फ्लोएम करेगा। यानी फूड का ट्रांसफ़र कौन करता है, फूड का संचालन जो है परिवहन तो फ्लोएम करता है, और जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। तो इसको ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं कि जाइलम जो है, जाइलम में जो है ज आ रहा है तो इसको जल का परिवहन ध्यान में रखेंगे, और फ्लोएम में जो है एफ आ रहा है, नहीं इसको फूड का परिवहन ध्यान में इस तरह से रख सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं। कार्य तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी परमाणु संख्या पर आधारित कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि मोसले द्वारा तैयार की गई थी। और ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित कौन सी आवर्त सारणी थी? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आगे की ओर देखते हैं। कह कि जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति क्या होगी? तो जब प्रकाश जो है संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी गति जो है बढ़ जाएगी, और वह अभिलंब से जो है दूर भागने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये संघन है और ये जो है विरल है, यहाँ पर कोई पदार्थ आ रहा है तो ये अभिलंब से जो है दूर भागेगा, यानी इस तरह चला जाएगा और इसकी गति भी तेज हो जाएगी। आगे ये तो मैथ का दे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, और ये जो है रीजनिंग का है, तो आगे देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे चलते हैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चन में। शिफ्ट 3 में जो आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 19/9/2018 के पूछे गए क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है? तो ये वंशानुगत हो सकती है, यानी वंशागत हो सकती है, वंश के अनुसार जो है बदलती रहेगी। कह कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। जैसे इसको निकालने का जो तरीका है, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n स्क्वायर के द्वारा निकाला जाता है, जहाँ n जो है वो कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की क्या है? संख्या है। जैसे पहली कक्षा में k में देख लेते हैं तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे, हम बराबर गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी पहली कक्षा में 2 हो जाएगा। दूसरी में देख लेते हैं एल में, तो ये 2 गुणे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इसकी क्षमता जो है 8 हो जाएगी, यानी 8 इसमें हो जाएगा। वैसे ही
एम की बात करें तो एम में जो है 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी तितरी के 9 हो जाएगा, 9 दूना इसको जो है यदि एम की बात करते हैं तो एम में कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, यानी एम में कितना होता है तो तीसरी कक्षा है तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 18 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे किस कक्षा में। आगे की ओर देखते हैं, कह रहा है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर जो है किसका निर्माण होता है तो ये हेमेटाइट का जो है निर्माण होता है, जिसका सूत्र जो है Fe2O3 होता है। ये जो है हेमेटाइट का जो है सूत्र है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़े द्वारा होता है तो ये गलफड़ा से भी श्वसन करते हैं, फेफड़े से भी और स्किन से भी श्वसन करते हैं। उभयचर प्राणी में जो भी होते हैं वो किसके श्वसन करते हैं, किस से तो गलफड़े से, फेफड़ा से और स्किन से भी ये श्वसन करते हैं। आगे देख लेते हैं, ये तो हो ही गया था, यहाँ पर देख लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है 3 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कर कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है तो ये कोचिन में की है। ये भी करंट अफेयर है, इसको ध्यान मत रखिएगा क्योंकि 2017 के करंट या 2018 के करंट से कोई अभी फायदा नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, कर कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है तो परमाणु संलयन की अभिक्रिया जो है सूर्य में होता है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है परमाणु संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही होती है। आगे देख लेते हैं, तो ये भी करंट अफेयर है और इसको देख लेते हैं। कार्य कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की है तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है 1984 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य कि खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था तो जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी था। जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के प्रथम शासक था। आगे देख लेते हैं, कह रहे कि किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैग्रेंट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी है तो ये रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की जो है प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आगे देख लेते हैं, 20 फरवरी को जो है किसके रूप में मनाया जाता है तो 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, कह रहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है 1955 में जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसकी स्थापना जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 जुलाई 1955 में हुआ था और ये जो है 3 बैंकों से मिलकर बना था। शुरुआत में इसकी स्थापना कहें तो इसकी स्थापना जो है 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। 27 जनवरी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था, जिसमें 3 बैंकों के मिलने से हुआ था। पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, पहला था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था मद्रास बैंक। इन तीनों के मिलने से जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जो है 1955 में जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे जो है ग्रुप डी के जो है 20/9/2018 के शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर किया जाएगा। तो थैंक्स।